अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हमारे साथ जुड़ गए हैं मनी एडू स्कूल के फाउंडर अर्नब पंड्या, वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तगी। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और दर्शकों को हम शो पर लाएं, उनके सवाल लें, उससे पहले एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स पर। निवेशकों में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड्स को अपनाना चाहिए। ओपन एंडेड अगर आप करें तो पैसे निकालने पर कब पैसे निकाल सकते हैं, कब नहीं निकाल सकते हैं, क्लोज एंडेड पर कितनी समय की अवधि का निवेश होता है। ये कुछ बुनियादी सवाल हैं जो इस तरह की अलग अलग स्कीम्स को लेकर दर्शक पूछते रहते हैं। हेमंत जी बताएं, बेहतर कौन सा है वो नहीं मैं आपसे समझना चाहती, लेकिन किस तरह के निवेशक को किस तरह की स्कीम्स को अपनाना चाहिए? कविता, देखिए, जब हम बात करते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड फंड्स की, बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरली। वैसे तो बहुत तरह के फंड हैं जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इक्विटी में 10-11 कैटेगरीज हैं, हाइब्रिड में है और डेट में है। लेकिन जब हम स्ट्रक्चरली बात करते हैं तो दो तरह की स्कीम होती है, क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। जाहिर सी बात है, जैसा नाम से पता चलता है, क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि आप यूनिट्स फंड से खरीदते हैं सिर्फ एनएफओ पीरियड में, उसके बाद एक फिक्स टर्म रहती है। लेकिन ओपन एंडेड फंड जो होते हैं वो एनएफओ में शुरुआत होने के बाद वो ओपन एंडेड रहते हैं, यानी उसमें कोई फिक्स टर्म नहीं है। यानी एनएफओ के बाद आप फंड से डायरेक्टली या तो अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं या तो आप और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड में आप फंड से पैसा तभी ले सकते हैं जब फंड की मैच्योरिटी हो, लेकिन इसके बीच में आपको लिक्विडिटी मिलती है सेकेंडरी मार्केट से, जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। तो अगर मुझे इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अगर मुझे लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और अगर मुझे ये देखना है कि अगर कोई निवेशक चाहता है कि रेगुलरली भी एसआईपी से इन्वेस्ट करे और लमसम भी हो तो वो भी इन्वेस्ट कर पाए, तो वो वैसा पॉसिबल होगा ओपन एंडेड में। क्लोज एंडेड में वो पॉसिबल नहीं होगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डिफरेंट वैरायटी आपको जो मिलेंगी, ज्यादा वैरायटी जो मिलेंगी आपको, वो ओपन एंडेड में मिलेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि कुछ फंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर में ही काम करते हैं। जैसे फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है फंड मैनेजर का कि उनका जो पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन है वो स्कीम के टर्म से मैच करे, ताकि वो इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी से पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट ना हो। तो स्ट्रक्चरली कुछ ऐसी है कैटेगरीज, एक या दो, जहां पे क्लोज एंडेड ही काम करेगा, बट अदरवाइज चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, मुझे लगता है ओपन एंडेड जो फंड्स है वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ऐसे में अर्नब जी, आपके किस तरह के लक्ष्य के लिए आपको किस तरह की स्कीम को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? क्या दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का? जी जरूर, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इस लक्ष्य आपको पता है कि कोई स्पेसिफिक डेट पे आने वाला है, तो उस लक्ष्य के लिए अगर कोई क्लोज एंडेड स्कीम है जो उसी डेट पे मैच्योर हो रही है, तो वो एक आपके लिए ऑप्शन बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको 2030 में कई रकम चाहिए और उसमें आपका एक एलोकेशन डेट में है, तो उसके लिए अगर आप कोई टारगेट मैच्योरिटी फंड लेते हैं जो वहां पर मैच्योर हो रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर आप इंटरेस्ट रेट रिस्क को निकाल देते हैं पूरे इक्वेशन से, और जिस दिन पर आपको पैसा चाहिए उस दिन पर आपको पैसा मिल जाता है। दूसरी बात ये भी है कि कई बार ओपन एंडेड फंड्स जब आप लेते हैं तब आप पे डिसीजन आ जाता है कि आपको कब बेचना है और कब उसमें से निकलना है। लेकिन क्लोज एंडेड फंड में अगर आपके गोल के मुताबिक ही आपने निवेश किया हुआ है, तो ये जो सेल करने का डिसीजन है वो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके लिए हो जाता है, क्योंकि फंड बंद हो जाता है और आपके पैसे वापस आ जाते हैं। चलिए, तो इस पर हम वापस आएंगे फिलहाल, लेकिन बहुत दर्शक जो हैं वो फ़ोन लाइन पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। क्या सागर हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? सागर, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हो, क्या करते हो? मैम मैं हरियाणा हिसार से बोल रहा हूँ और मैं जॉब करता हूँ। ओके। और मुझे कुछ एसआईपी के लिए पूछना था आपसे। मुझे एसआईपी स्टार्ट करना है एक्चुअली। बिल्कुल। 4,000 पर मंथ का मेरा वो है। ठीक है। ड्यूरेशन रहेगा 25 to 30 है। ओके, 4,000 रुपये आप शुरू करना चाहते हैं 25 से 30 साल के लिए। ये आपका पहला निवेश होगा सागर? हाँ मैम, वैसे इक्विटी में करता हूँ और पिछले 1.5 साल के लिए मैंने इसमें
मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और एक कोटक फ्लेक्सी फंड, इसमें इन्वेस्ट किया था 3000 पर मंथ के हिसाब से। हाँ, तो उसमें कुछ खास 1.5 साल में मिला नहीं रिटर्न मेरे को। कब अभी लगा? मेरे को चेंज करना है। कब किया था ये आपने? अभी है पैसे उसमें निवेशित है? नहीं, मैं उससे विड्रॉ कर चुका हूँ। विड्रॉ कर लिया आपने, चलिए ठीक है। तो कब किया था आपने? ये तकरीबन 1.5 साल पहले, लास्ट मंथ ही मैंने इसको वहां से एग्जिट किया। चलिए ठीक है। अर्नब जी, मेरे ख्याल से सागर का सवाल आपके पास है। तो इन्होंने हालांकि 2 स्कीम्स में से पैसे निकाले क्योंकि इनको रिटर्न नहीं मिल रहा था। अब लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है सागर और वो तमाम निवेशक कि जब भी आप इक्विटी जैसे किसी प्रोडक्ट में निवेश करते हैं, भले ही वो रास्ता आप म्यूचुअल फ़ंड के ज़रिए अपना रहे हो, फ़ंड को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा समय देना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपको फ़ंड की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना चाहिए, बेंचमार्क के मुकाबले उसकी परफॉर्मेंस को देखना भी चाहिए, आपके फ़ंड मैनेजर किस तरह से फ़ंड में बदलाव कर रहे हैं, ये सब बातें आपको ध्यान में देनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल का समय, और वो भी ऐसा समय जब बाज़ार में इतना उतार चढ़ाव चल रहा हो, फंड से निकलने का फ़ैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। अभी आपको जो रणनीति बताई जाएगी वो भी काफ़ी लंबे समय के लिए होगी और वो इसी तर्ज पर आपको बताई जा रही है क्योंकि आप 25 से 30 साल का नज़रिया रख रहे हैं, यानी आप फंड को परफॉर्म करने का समय देंगे। अर्नब जी बताएं। जी 25 या 30 साल ये एक बहुत बड़ा लंबा समय होता है, तो उसमें आप अपनी वेल्थ को एक्चुअली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि कंपाउंडिंग का सही बेनिफिट मिलता है। तो यही एक बहुत अच्छी चीज है कि आपने अपने आप को इतना सारा और इतना लंबा समय दिया है। अब दूसरी बात आती है कि आप किस तरह उसमें प्रोसीड करना चाहिए। क्योंकि लंबा समय है, आपको प्रीडोमिनेंटली एक इक्विटी का सहारा लेना चाहिए क्योंकि वहीं से कैपिटल एप्रिसिएशन होती है। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका थोड़ा जो अपने इंडिविजुअल ओवरऑल एसेट एलोकेशन में डेट का जो रिक्वायरमेंट है वो और ऑप्शन से खत्म हो रहा हो या पूरा हो रहा हो, तो इसीलिए इस लक्ष्य के लिए अगर आप इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सही होगा। लेकिन जैसे कि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है कि छोटे समय में इक्विटीज परफॉर्मेंस नहीं भी देती है, तो आपको उसमें पेशेंस रखना चाहिए। और अगर आप मिनिमम एटलीस्ट 5 इयर्स के लिए इक्विटी में रुकने वाले हैं तभी उसमें आप जाइए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो थोड़े थोड़े समय में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा कुछ और परफॉर्म कर रहा है, यहीं से आप बदल के दूसरे और फंड में जाएंगे, वहीं पर भी आपका सेम एक्सपीरियंस होगा क्योंकि आप परफॉर्मेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हो तो आपको एक स्टॉक के सामने इसको डिफरेंशिएट करना होगा। स्टॉक की तरह ये कभी भी 20-30% ऑटो दिन में बढ़ता नहीं है, क्योंकि एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होता है। जैसे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स पे उतार चढ़ाव आते हैं वैसे फंड की परफॉर्मेंस आपको दिखेगी। तो मेरे हिसाब से इनको एक आइडियली फ्लेक्सी कैप फंड या एक लार्ज एंड मिड कैप फंड से शुरुआत करनी चाहिए। इनके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप फंड थे जो उन्होंने बेच दिए हैं, लेकिन ये एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए शुरू करने के लिए। तो अगर ये एक लार्ज और मिड कैप फंड से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आज उनके पास सिर्फ 4000 रुपीज है, तो वो 4000 कैनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड में से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे ये रकम आपको बढ़ेगी, आप अलग अलग प्रकार के फंड अपने पोर्टफोलियो में डालिए। एक फ्लेक्सी कैप फंड डालिए, फिर एक मिड कैप डालिए, स्मॉल कैप डालिए, तो इससे आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस आ जाएगा। लेकिन पेशेंस जरूरी है, थोड़े थोड़े समय में बदलने का इरादा मत रखिए, इसे समय दीजिए परफॉर्म करने के लिए। और परफॉर्मेंस भी आप एब्सोल्यूट मेजर मत कीजिए, रिलेटिवली मेजर कीजिए, इन द सेंस की बेंचमार्क की साथ तुलना कीजिए, देखिए कैसे बेंचमार्क के सामने परफॉर्म करता। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं संजय कुमार। संजय जी नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए। मैम मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ और ये मेरे पास म्यूचुअल फंड है। ये मैंने खुद ही अपने टीवी और न्यूज चैनल में देख के थोड़ा सा किया था कि लगभग 7 साल से मैं ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी वर्तमान इन्वेस्टमेंट मेरी लगभग 32,000। ठीक है।
मैं क्वेश्चन ये है कि मैं अगले साल में मेरा जो कॉर्पस है वो 4 करोड़ के आसपास हो, तो क्या ये जो मैं म्यूचुअल फंड है 14 म्यूचुअल फंड और उसका जो अमाउंट है तो क्या वो सफिशिएंट है कि इसको मीट कर पाएगा या मुझे इसे रिड्यूस करने की जरूरत है? सर इसके थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो मुझे कहना है कि आपने खुद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में समझा और खुद ही अपने लिए एक निवेश रणनीति बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक आपसे हुई है, वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए हैं। हेमंत जी, मेरे ख्याल से ये सवाल आपके पास है। लक्ष्य तो इनका 4 करोड़ का है 10 साल के बाद, फिलहाल 32,000 की SIP, लेकिन जो 14 फंड्स हैं इनमें से किन में से इनको निकल जाना चाहिए? इन्होंने खुद ही अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जो कि अच्छी बात है। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई तो की होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात छूट गई कि ये ओवर डाइवर्सिफाइड भी हैं। कविता बिल्कुल ठीक है। आई थिंक 32,000 के लिए अगर आप 14 फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये केस है कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन है पोर्टफोलियो में। बट इससे पहले थोड़ी सी मैं टारगेट की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इनका टारगेट है 4 करोड़ और 10 साल इनके पास और है, पिछले 7 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जो इनकी करंट जो इन्वेस्टमेंट है उसकी जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए है। तो अगर मैं वो मान के चलूं और 32,000 अगर ये SIP कंटिन्यू करते हैं अगले 10 साल तक, और अगर हम 12% का एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो करीब करीब इनको 1.5 करोड़ का करीब पर्पस बनेगा। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए 10 साल, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, क्योंकि आपकी एवरेज होल्डिंग इतनी नहीं रहेगी, तो अगर आपको इसी से ही अगर टारगेट पूरा करना है उसी समय पे, आपको 1 लाख रुपए एडिशनल इन्वेस्ट करना होगा, पहली बात। दूसरा, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहें तो 5 साल से अपना अगर टाइम होराइजन को एक्सटेंड करेंगे तो ये आपका जो कॉर्पस है 1.5 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगा, और फिर आपको सिर्फ 20,000 एडिशनल आपको इन्वेस्ट करनी होगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए, उनमें से दोनों में से जो आपको सूट करता है आप उसको चुन सकते हैं। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें, जैसे हमने पहले भी कहा और कविता ने भी कहा कि पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, डेफिनेटली फंड्स को कम करने की जरूरत है, और शायद इसलिए करने की जरूरत है कि परफॉर्मेंस अच्छी है ऐसा नहीं है। परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली काफी फंड्स की इसमें अच्छी है, लेकिन कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरलैपिंग को अवॉइड करने की वजह से कुछ एक फंड मैं आपको बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि आपको SIP डिसकंटिन्यू करके दूसरे फंड्स में जाना चाहिए। जैसे आपके पास HDFC टॉप 100 है, HDFC बैलेंस एडवांटेज है, ICICI प्रू एक्सपोर्ट्स और सर्विसेज है, आपके पास ICICI का एक ब्लू चिप फंड है, SBI का एक फार्मा फंड है, तो IDFC का फ्लेक्सी कैप फंड है, और एक आई थिंक MNC फंड है आपके पास। ये जो फंड्स हैं इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी करीब 16,000 रुपए है। मेरी आपको ये सलाह रहेगी कि आप इनमें SIP को बंद करें ताकि आपका पोर्टफोलियो में थोड़ी कंसोलिडेशन होगी। 3 फंड इनकी जगह पे अगर अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करें, एक कोटक इमर्जिंग फंड, और दूसरा होगा निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और तीसरा होगा ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन तीनों में आप इन्वेस्टमेंट करें। इमर्जिंग जो है उसमें आप 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और 7,000 निपॉन मल्टी कैप के अंदर, और 4,000 ICICI लार्ज एंड मिड कैप। और अगर आप चाहें कि वो 20,000 अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने टाइम को एक्सटेंड करके 5 साल के बाद, तो इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड्स में अपना आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो पोर्टफोलियो में फंड्स कम कीजिए, और जैसा मैंने कहा आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा पाएंगे। शायद मुश्किल होगा 1 लाख का डेफिनेटली इन्वेस्ट बढ़ाने के लिए। 5 साल से अपना टाइम एक्सटेंड कीजिए और फिर 20,000 रुपए एडिशनल करके अपने आप गोल को अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो संजय कुमार जी, ये बदलाव तुरंत आपको अपने पोर्टफोलियो में कर लेनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। बताएं अर्णव जी, आपने क्या गुरु मंत्र आज सजेस्ट करना है? जब भी आप निवेश के माध्यम से अपने लक्ष्य पूरा करना चाहते हो तब आपको एक ओवरऑल अप्रोच लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफी बार क्या करते हैं कि एक सिंगल पॉइंट पे फिक्स हो जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं मुझे रिस्क नहीं लेना, लेकिन रिस्क नहीं लेने में वो एक्चुअली ज्यादा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। इसीलिए उसी तरह से वो कहते हैं कि मुझे वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में, उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो एक्चुअली कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। तो सिर्फ एक ही पॉइंट लेके अपने निवेश पोर्टफोलियो को क्रिएट मत कीजिए, कई एंगल से देखिए और फिर उसे
बैलेंस कीजिए। इससे आपको किस प्रकार का एसेट एलोकेशन करना है वो आपके लिए इजी बन जाए। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? कविता, मैं कहूंगा कि अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से कोशिश कीजिए कि जो इमोशनल इन्वेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम इमोशनली डिसीजन लेते हैं, उनको आप दूर रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे डिसीजन लेने पे कंपेल करेंगे जो आपके शायद फाइनेंशियल फ्यूचर में आपको कंप्रोमाइज करना होगा। दो तरीके हैं इसको अवॉइड करने के। एक तो ये कि आप एसेट एलोकेशन मॉडल को फॉलो करें ताकि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा डाइवर्सिफिकेशन बनी रहे। दूसरी, कोशिश कीजिए कि एक डिसिप्लिन तरीके से, जैसे हम कहते हैं, एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए, ताकि बजाय मार्केट टाइमिंग करने के या देखने के कब निकले या कब जाए, आप हर महीने एक फिक्स डेट में एक फिक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये दो चीजें हैं जो आपको अवॉइड कराएंगे कि आप इमोशनल डिसीजन करें। याद रखिए, अगर आप इसको अवॉइड कर सकें तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी बात का होगा कि आपने कोई अब्रप्ट डिसीजन नहीं लिया। ये तो गुरु मंत्र हुए, लेकिन झटपट एक आखिरी सवाल शो पर गणेश पाटिल का ले लेंगे। गणेश जी, आपका सवाल हमारे पास है। आपने अपने निवेश में कोई बदलाव तो नहीं किया है? नहीं मैडम, नमस्कार मैडम। चलिए, नमस्कार। तो सीधा सलाह पर जाते हैं, आप सुन सकते हैं। अर्नब जी, बताएं क्या बदलाव करने चाहिए इनको? देखिए, इन्होंने जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है कि मल्टीपल फंड्स है इनके पास, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता या वॉलेटिलिटी कम करना चाहता हूं, तो मैंने लार्ज कैप फंड शामिल किए। तो इसमें क्या हो रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में फंड्स आपको अलग दिख रहे हैं, लेकिन वर्चुअली 70% लार्ज कैप है और जो दूसरे हैं वो फ्लेक्सी कैप और लार्ज और मिड कैप है। यानी कि लार्ज कैप का प्रोपोर्शन बहुत बड़ा है और सेम स्टॉक्स रिपीट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इनको कई फंड्स में निवेश बंद कर देना चाहिए, जैसे कि एक्सिस ब्लू चिप है, बड़ौदा बीएनपी पारिबा लार्ज कैप है, फिर एबीएसएल का फ्रंटलाइन इक्विटी है। ये सब लार्ज कैप्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बंद करने को कह रहा हूं। और वहां से दो अलग प्रकार के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। मिड कैप में कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज और स्मॉल कैप में निप्पॉन का स्मॉल कैप। इससे पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस आउट हो जाएगा और डाइवर्सिफिकेशन भी होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसी के साथ अर्नब जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग आज करवाई है। मुझे भी इजाज़त है, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपको छोड़ जाते हैं वो नंबर के साथ जहां पर आप हम तक पहुंच सकते हैं, यानी अपने सवाल इस नंबर पर भेज सकते हैं और सवाल आप भेजेंगे तो हम कराएंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार।